आज की क्लास में हम लोग हिंदी का चैप्टर 1 बातचीत ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ब्रिलियंट से भी देखेंगे और जो हमारे एनसीईआरटी बुक है उससे भी देखेंगे। और हम टारगेट का क्या बोलते हैं गाइड से भी देखेंगे, ठीक है ना। इस बातचीत चैप्टर से हमारा एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, ठीक। और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के कराने के बाद चैप्टर 1 से साल 2009 से लेके 2024 तक बातचीत चैप्टर से जितना भी प्रश्न पूछा है उसको भी करवा दे, अगले वीडियो में करवा देंगे, ठीक है ना। चलिए हम शुरू करते हैं बातचीत। ठीक, इसका चैप्टर है यह गद्य खंड का है। इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न हमारा पहला बोल रहा है कि 100 आजान एक सुजान नामक, इसका हम कलर बदल देते हैं। 100 आजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न बोला है कि हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? हमारा आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? हमारा आंसर होगा बातचीत। नेक्स्ट बोला कि बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है? आंसर होगा मवाद या धुआं। पांच नंबर बोला है कि बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? आंसर होगा पार्वती देवी। 6 नंबर बोल रहा है कि निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? हमारा आंसर उर्वर। 7 नंबर बोल रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाग बनकर निकल पड़ता है, कैसे? बातचीत के जरिए। 8 नंबर बोल रहा है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है? हमारा आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। 9 नंबर बोल रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता के क्या नाम था? हमारा आंसर होगा बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम था उनका? आंसर था बेनी प्रसाद भट्ट। अगला प्रश्न बोला कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? हमारा आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? आंसर होगा ललित निबंध है। अगला प्रश्न बोला कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? हमारा आंसर होगा भारतेंदु युग। अगला प्रश्न बोला कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? हमारा आंसर होगा अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अगला प्रश्न बोला कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हमारा आंसर होगा आत्मीयता है। 15 में बोल रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था? हमारा आंसर होगा 23 जून 1844 को। 16 में बोला कि संगीता स्वयंवर रचना है? हमारा आंसर होगा श्रीनिवास दास की। 17 नंबर बोल रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किन की बातचीत में उमड़ा चला जाता है? हमारा आंसर होगा दो हम सहेलियों के बातचीत में। 18 नंबर बोल रहा है कि वाद विवाद संवाद क्या है? हमारा आंसर होगा आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। 19 नंबर बोल रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? हमारा आंसर होगा हिंदी प्रदीप। 20 नंबर बोल रहा है कि बातचीत किस विधा की रचना है? हमारा आंसर होगा निबंध है। अगला प्रश्न बोला रविंद्रनाथ क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? हमारा आंसर होगा फ्राइडे के। 22 नंबर बोला है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है? हमारा आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। 23 नंबर बोला है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? हमारा आंसर होगा बातचीत की शैली। 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? हमारा आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल ने। 25 नंबर बोल रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? हमारा आंसर होगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, चाहे प्रयागराज, ठीक है ना। इलाहाबाद का नाम बदल दिया, प्रयागराज हो गया। प्रयागराज पहला नाम था, अब इलाहाबाद है। प्रश्न 26 नंबर बोला कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? हमारा आंसर होगा हिंदी प्रदीप। 27 नंबर बोला है कि बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? आंसर होगा 1877 में। 28 नंबर बोला है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? हमारे आंसर होगा व्यापारी।
29 नंबर बोला है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? हमारे आंसर होगा 100 अजान एक सुजान। 30 नंबर बोला है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? हमारे आंसर होगा नांदी पाठ। 31 नंबर बोला है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? आंसर होगा 16 वर्ष तक। 22 नंबर बोला है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? हमारे आंसर होगा बेन जॉनसन ने। 33 नंबर बोल रहा है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? हमारे आंसर होगा एडिसन। 34 नंबर बोल रहा है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? हमारे आंसर होगा 2। 35 नंबर बोल रहा है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? हमारे आंसर होगा हल्का और सोच। 36 नंबर बोल रहा है कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? हमारे आंसर होगा वाक शक्ति। 37 नंबर बोला कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आंसर होगा यूरोप के। 38 नंबर बोला कि बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? तो हमारा आंसर होगा आधुनिक काल। ये चैप्टर 1 का था टारगेट गाइड से। 38 को प्रश्न इसको हम कवर कर लिए, अब हम ब्रिलियंट से देखेंगे, ठीक है ना। इसमें कुछ तथ्य समझ दिया, इसको देख लेते हैं, ये जरूरी है। बोला है कि रचनाकार हिंद बातचीत चैप्टर के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है, ठीक है ना। इनका जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1841 इसमें दिया है। होल्ड ऑन। 1841 से 1844 होगा, मिस प्रिंटिंग से लिखा गया होगा, ठीक है ना। 1844 होगा। इनका निधन कब हुआ? 20 जुलाई 1941 में। नहीं देखिए, ये जो है ना, हम इसको गलती से 41 पढ़ दी, 44 से लिखा है, ठीक। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 1844 में हुआ था और मृत्यु 20 जुलाई 1914 में हुआ था, ठीक है ना। इनका निवास स्थान कहाँ है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। माता का नाम माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। रचना है इनका उपन्यास में थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। उपन्यास कौन कौन था? रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रस्ताल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। ये क्या था? हमारे उपन्यास थे, ठीक है ना। और इनका नाटक देखे, पद्मावती, कीर्तार्जुनीय, वेड़ी संहार, शिशुपाल वध आदि, ये इनके नाटक थे। अब हम प्रश्न के चलते हैं, जो पिछले के हम टारगेट में जो पढ़े ना, वह इसमें दिया है। प्रश्न पहले बोला है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो आंसर का ललित निबंध है। 2 नंबर बोल रहा है कि बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? तो आंसर का बालकृष्ण भट्ट। 3 नंबर बोल रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाव बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तब बातचीत के जरिए। 4 नंबर बोला है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? आंसर का व्यापारी। 5 नंबर बोला कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो हमारा आंसर होगा भारतेंदु युग के, ठीक। 6 नंबर बोला कि बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है? हमारी जगह मवाद या धुआं। 7 नंबर बोला है कि बालकृष्ण भट्ट का माता का क्या नाम है? हमारे आंसर होगा पार्वती देवी। 8 नंबर बोला कि निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? तो हमारे आंसर होगा उर्वर। ठीक है ना, ये हमारा चैप्टर 1 का था। अब देखिए हम एनसीईआरटी बुक टेक्स्ट बुक को देखते हैं। इसमें से प्रश्न बोल रहा है कि मनुष्य को कौन सी शक्ति वरदान में मिली है? था हमेशा का वाक शक्ति होगा। दूसरा बोल रहा है कि मनुष्य में वाक शक्ति ना होने से दुनिया कैसे दिखाई देगी? आंसर का गूंग सृष्टि। तीसरा नंबर बोल रहा है कि लेखक ने वाक शक्ति का क्या फायदा बताया था? हमारे आंसर का स्पीच, वक्तृता और बातचीत। 4 नंबर बोले कि वक्तृता का आरंभ कैसे किया जाता है? हमारे आंसर होगा साबान, मजलिस, चेयरमैन और लेडीज एंड जेंटलमैन कहकर। 5 नंबर बोला कि स्पीच का उद्देश्य क्या है? हमारे आंसर का उत्साह पैदा करना। अगला प्रश्न बोला है कि लेखक के अनुसार दो लोगों की बातचीत का असर एक दूसरे पर कैसे होता है? उदाहरण सहित बताओ। आंसर है गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास सटा कर रखने से एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। दूसरा नंबर बोला कि 3
तीन लोगों के मध्य बातचीत को किस प्रकार देखा जा सकता है? त्रिकोण के रूप में। आंसर क्या होगा? त्रिकोण के रूप में। चौथा नंबर बोल रहा है कि चार लोगों की बातचीत को लेखक किस रूप में देखता है? हमारे आंसर का फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई। फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई। चार नंबर बोल रहा है कि लेखक के अनुसार दो बूढ़ियों की बातचीत किस विषय पर होती है? जबाने की शिकायत पर। आंसर होगा। पाँच नंबर बोल रहा है कि लेखक के अनुसार बातचीत में पढ़े लिखे नौजवान का मुख्य विशेष क्या होता है? हमारा आंसर होगा शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और सस्पेंसर। बोले कि अगला पॉइंट बातचीत में जमा हुआ धुआं किस प्रकार निकलता है? तो हमारे आंसर का भाप बंकर। अगला बोला कि जिनको बातचीत की लत पड़ जाती है वे क्या करते हैं? खाना पीना भी छोड़ देते हैं। अगला पॉइंट बोला कि रॉबिन्सन क्रूसो का किरसे में क्या हुआ था? आंसर का रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला था। चार नंबर बोला कि मनुष्य के बोलने से क्या प्रकट होता है? तो मनुष्य के गुण और दोष। पाँच नंबर बोला कि एडिसन के अनुसार बातचीत में कितने लोग शामिल हो सकते हैं? सिर्फ 2 लोग। अगला पॉइंट बोला है कि लेखक के अनुसार दो सहेलियों की बातचीत का विषय क्या होता है? आंसर होगा रस का समुद्र उनके पास होता है। दूसरा नंबर बोला है दो बूढ़ियों की बातचीत का कारण क्या होता है? आंसर होगा बहू और बेटों का गिला शिकवा। तीसरा नंबर बोला है कि बातचीत में स्कूल के बच्चों का विषय क्या रहता है? हमारे आंसर होगा उस्ताद की शिकायत का तारीफ और अपने सहपाठियों के गुण दोष। चार नंबर बातचीत की कौन कौन सी किस्में हैं? आंसर राजकाज, व्यापार और प्रेमालय की बातचीत। प्रश्न पहला बोला कि बातचीत करने का हुनर किस देश के लोगों में पाया जाता है? हमारे आंसर का यूरोप के लोगों में। दूसरा नंबर बोला कि यूरोप में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का स्तर ऊंचा क्यों माना जाता है? हमारे आंसर का काव्य कला में प्रवीण और विद्वान मंडली के कारण। तीसरा नंबर बोला है सुहृद गोष्ठी किसे कहते हैं? आंसर का जिसे सुन कान को अत्यंत सुख मिले, जिसे सुनकर कान को अत्यंत सुख मिले उसे सुहृद गोष्ठी कहते हैं। चौथा नंबर बोला है कि लेख के अनुसार आधुनिक युग में पंडित की बातचीत में रस क्यों नहीं आएगा? आंसर होगा बातचीत का ढंग शुष्क होने के कारण। 5 नंबर लेखक के अनुसार किस उम्र के लोगों की बातचीत संगर्वित होती है? आंसर होगा 25 वर्ष के ऊपर नौजवानों की। बोला है पहला प्रश्न की बातचीत कब तक संभव नहीं हो सकती? आंसर होगा बिना किसी दूसरे मनुष्य के। दूसरा नंबर बोला है कि बातचीत का न्यूनतम ढंग क्या है? निमंत्रण ढंग क्या है? आंसर होगा एक दूसरे के यहाँ बिना बुलाए जाकर बात करना। तीसरा नंबर बोला कि बातचीत करने का सर्वोत्तम ढंग क्या है? हमारे आंसर होगा अपने आप से बात करना। 4 नंबर बोला कि बातचीत में प्रपंचनात्मक संसार का सबसे बड़ा आईना क्या है? हमारे आंसर होगा भीतरी मनोवृत्ति। 5 नंबर बोला कि जीवा को काबू में करने से क्या होगा? हमारे आंसर होगा क्रोधाधिक बढ़े, 2 शत्रु पर विजय प्राप्त होगी। ये देखिए चैप्टर 1 का हम जितना था हम आपको बता दिए, ठीक है ना। और अगला वीडियो में हम पूरा 9 से लेके 24 तक जितना प्रश्न पूछा है बातचीत से उसका करवा देंगे, ठीक। चलिए तब हमको मिलते हैं अगले क्लास में।